बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 16 फिजिक्स ऑफ सॉलिड के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू के स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। द शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जी इज। शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जी किसके इक्विवेलेंट होता है? ए एल डिवाइडेड बाय एफ थीटा, एफ एल डिवाइडेड बाय ए थीटा, एफ डिवाइडेड बाय ए थीटा और ए एल डिवाइडेड बाय एफ। तो देखें हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हम यहाँ पर जो शेयर मॉडुलस की बात कर रहे हैं, तो शेयर मॉडुलस का मतलब ये है कि जब आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे यानी कि एरिया के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस। तो हमारे पास देखें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो जनरेट हो जाएगा विद वर्टिकल, किसी ना किसी एंगल के साथ आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड द शेयर स्ट्रेन। ये जो डेल एक्स डिवाइडेड बाय ये जो y हमारे पास बनेगा, दैट इज कॉल्ड द शेयर स्ट्रेन। तो हम यहाँ पर यही डिफाइन कर रहे हैं दैट द शेयर मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन शेयर स्ट्रेस। स्ट्रेस तो कोई वही होगा जो हमारे पास है फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन शेयर स्ट्रेन क्या होगा? डेल एक्स डिवाइडेड बाय y। ठीक, तो हम यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि हमारे पास जो शेयर स्ट्रेन है दैट विल बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। आपने जो एरिया के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया है तो स्ट्रेस अप्लाई किया, चेंज किस में आ गया? हॉरिजॉन्टल जो आपका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था उसमें चेंज आ गया वर्टिकल के रिस्पेक्ट से। और हमें देखें टेन थीटा का फॉर्मूला पता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए ये एंगल बन रहा है हमारे पास और एंगल की ऑपोजिट साइड हमेशा हमारे पास जो परपेंडिकुलर कंसीडर की जाती है। सो ये डेल एक्स हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये y जो है ये हमारे पास हो जाएगा बेस। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि डेल एक्स डिवाइड बाय y दैट विल बी इक्वल टू टेन थीटा एंड फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू टेन थीटा। अगर टेन की वैल्यू बहुत कम है तो जो एंगल हम लोग रख रहे हैं, जैसे मैं लेट करें कि 10.5 रख रहा हूं, तो आंसर भी मेरे पास 0.5 ही आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डेल एक्स डिवाइडेड बाय वाई जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके? थीटा के। ठीक, तो अगर आप इस वाले इक्वेशन में देखें तो s क्या हो जाएगा? s दैट विल इक्वल टू एफ ए डिवाइडेड बाय डेल एक्स डिवाइडेड बाय वाई। किसके इक्विवेलेंट कर दिया आपने? थीटा के इक्विवेलेंट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर बनेगा और इसको अगर आप सिंपलीफाई करेंगे तो a जो है वो थीटा से मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है f डिवाइडेड बाय a थीटा यही करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू के स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। द टेम्परेचर एट विच मटीरियल बिकम सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहां पर जाके आपका मटीरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है? इसको क्या कहते हैं? तो देखें हमारे पास एक ऑप्शन है नी टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर। ठीक है, तो देखें बुक के अंदर आपके पास ये ग्राफ गिवन है जिसमें आपके पास टेम्परेचर के साथ साथ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल गिवन की गई है। तो देखें नॉर्मल मेटल के अंदर भी ऐसा हो रहा है कि अगर आप जो है वो टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो रही है। लेकिन अगर आप सुपर कंडक्टिव मटेरियल को देखें तो सुपर कंडक्टिव मटेरियल में ये होता है कि एक ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर हमारे पास आता है जहां पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाती है। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर। देखिए यहाँ पर मेंशन भी है, ठीक है, जीरो मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाता है? जीरो एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, जहां पर आपका मटेरियल सुपर कंडक्टर हो जाता है, बन जाता है। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बी हमारे पास जो क्रिटिकल टेम्परेचर है यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू के स्टेटमेंट पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरो मैग्नेटिक मटीरियल। इनमें से कौन सा जो फेरो मैग्नेटिक मटीरियल नहीं है? चार ऑप्शन है, आयरन, निकल, कोबाल्ट और बैरियम। तो देखें फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में आपको पहले से बता दूं कि ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस के अंदर भी जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। देखिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल व्हिच एग्जिबिट अ स्पॉन्टेनियस नेट मैग्नेटाइजेशन एट द एटॉमिक लेवल इवन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं की भी, फिर भी एटॉमिक लेवल के ऊपर आपके पास कुछ मटेरियल्स जो हैं वो मैग्नेटिज्म शो करते हैं। इस तरह के मटेरियल्स को कहते हैं फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये जो शुरू के तीन मटेरियल हैं, आयरन भी फेरोमैग्नेटिक है, निकल भी फेरोमैग्नेटिक है और कोबाल्ट भी फेरोमैग्नेटिक है, जबकि ये बैरियम हमारे पास जो है ये फेरोमैग्नेटिज्म शो नहीं करता, एटॉमिक लेवल के ऊपर मैग्नेटिज्म शो नहीं करता। सो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं दैट आयरन, निकल एंड कोबाल्ट आर द एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सो द बैरियम इज द करेक्ट ऑप्शन व्हिच इज नॉट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, नेक्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट है द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इज। रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन हमारे पास जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है, जो कि कांस्टेंट होता है। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास है जीरो, ग्रेटर देन वन, कांस्टेंट और लेस देन वन। चार ऑप्शन हमारे पास है, तो हम इसको सिंपली डिफाइन करेंगे दैट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कांस्टेंट कॉल्ड इलास्टिक मॉडुलाई, राइट।
सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि हमारे पास स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो सी ऑप्शन हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट पर चलते हैं। अ वायर इज स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, आपने वायर को स्ट्रेच करवा के उसकी लेंथ को ट्वाइस कर दिया है, इट्स स्ट्रेन इज, तो इसके स्ट्रेन में क्या चेंज आएगा? ये स्ट्रेन हमारे पास जो है 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा या 0.5 हो जाएगा। स्ट्रेन हमारे पास यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि सिमिलर जो है वो क्वांटिटीज का रेशो होता है। तो हम यहाँ पर इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। देखिए स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन को आप डिफाइन करते हैं चेंज पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ के साथ। सो देखें चेंज इन लेंथ, ओरिजिनली हमारे पास लेंथ जो थी वो एल मतलब एल थी, और उसके बाद आपने जब उसको मतलब स्ट्रेच करवाया तो हमारे पास जो है वो ट्वाइस हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं दैट द चेंज इन लेंथ इज डिफाइंड एज फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो फाइनल लेंथ हमारे पास क्या हो गई 2 हो गई, और इनिशियल लेंथ हमारे पास क्या हो गई 1 हो गई। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ हमारे पास क्या आ गया, एल आ गया। ठीक, सो स्ट्रेन वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो चेंज इन लेंथ हमारे पास क्या हो गया, एल। देखिए स्ट्रेन क्या हो गया, स्ट्रेन दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ आपने निकाला है एल और डिवाइडेड बाय एल, तो एल से आपके पास एल जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्ट्रेन आपके पास हो जाएगा 1। सो 1 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू के स्टेटमेंट पर चलते हैं। Which of the modulus of elasticity is involved in compressing a rod to decrease its length? हमारे पास ऐसा कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है जो कि कंप्रेसिंग ऑफ रॉड और उसकी लेंथ को डिक्रीज करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है? दैट इज कॉल्ड द यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, नन ऑफ द अबव। देखें कंप्रेसिबिलिटी और हमारे पास जो एक्सप्रेस मतलब जो स्ट्रेच हम लोग करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो जो मॉडुलस हमारे पास बनता है दैट इज कॉल्ड द यंग मॉडुलस। लेंथ की बात की जा रही है तो लेंथ में हम जो है वो यंग मॉडुलस को इस्तेमाल करते हैं बिकॉज स्ट्रेस अपॉन हमारे पास होता है लीनियर स्ट्रेन, दैट इज लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। तो हम यहाँ पर ये डिफाइन करें दैट द चेंज इन लेंथ ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स इज डिस्क्राइब्ड बाय यंग मॉडुलस, यानी कि अगर आप लेंथ के चेंज की बात करें तो हम यंग मॉडुलस को जो है वो यूज करते हैं। सो ऑप्शन ए हमारे पास जो यंग मॉडुलस है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू के स्टेटमेंट पर चलते हैं। A wire is stretched to double of its length, its strain is, देखें ये वही जो आपके पास एमसीक्यू नंबर 5 है उसको रिपीट किया गया है 210.5। देखें हम वही डिफाइन करें, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हमारे पास हो गई है आफ्टर स्ट्रेच 2, इनिशियल हमारे पास क्या है एल है, तो हमारे पास चेंज इन लेंथ आ जाएगा एल। इसको आप स्ट्रेन वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो ये एल डिवाइड बाय एल हो जाएगा, और एल डिवाइड बाय एल हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू के स्टेटमेंट पर चलते हैं। इफ बोथ द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द रॉड इज डबल्ड, अगर आप जो है वो लेंथ और रेडियस दोनों को ट्वाइस कर दें, देन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर क्या इफेक्ट आएगा, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स द सेम और डबल्ड। तो देखें आपका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, बेसिकली लेंथ पे भी डिपेंड कर सकता है जैसा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग मॉडुलस की बात करें, लेकिन कोई भी हमारे पास मॉडुलस जो है वो रेडियस डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, सो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं दैट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द रॉड। अगर आप स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तीनों का देखें तो कहीं पर भी आपको रेडियस का रिलेशन नजर नहीं आएगा। सो ऑप्शन सी हमारे पास जो है सेम रहेगा, यानी कि अगर आप लेंथ और रेडियस को ट्वाइस कर देंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसको हम ये भी कहेंगे कि ये बेसिकली हमारे पास जो है वो एक तरह से नेचुरल मतलब नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि मटेरियल का नेचर कैसा है। तो नेचर में हम जो है वो रेडियस को डिस्कस नहीं करेंगे और लेंथ को भी नहीं करेंगे, तो ऑप्शन सी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेन की बात करेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो लेंथ इंक्लूड होगी, सो ऑप्शन सी हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। क्यूई टेम्परेचर इज अ पॉइंट वेयर, क्यूरी टेम्परेचर हमारे पास कौन सा पॉइंट है, मतलब वहां पर क्या होता है, डी मैग्नेटिज्म चेंजेस मतलब डायमैग्नेटिज्म चेंजेस टू पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म चेंजेस टू डायमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म चेंजेस टू पैरामैग्नेटिज्म, और पैरामैग्नेटिज्म चेंजेस टू फेरोमैग्नेटिज्म। देखें क्यूरी टेम्परेचर हमारे पास ऐसा टेम्परेचर है जहां पर आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अपनी जो ओरिजिनल जो उसकी मैग्नेटिज्म थी एटॉमिक लेवल पर वो कम हो जाती है, तो वो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक के ऊपर जनरेट कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक के ऊपर हो जाता है, यानी कि एटॉमिक लेवल पर उसकी जो मैग्नेटिज्म है वो नहीं रहती है। सो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं दैट द टेम्परेचर एट विच द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड द क्यूरी टेम्परेचर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि फेरोमैग्नेटिज्म चेंज हो जाएगा पैरामैग्नेटिज्म के ऊपर अगर आप मटेरियल को हीट अप करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो।
लास्ट एमसीक्यू हमारे पास है, अ केबल ब्रेक्स इफ स्ट्रेच बाय मोर देन 2 मिलीमीटर। आपके पास जो है वो अगर आपने 2 मिलीमीटर ज्यादा स्ट्रेच किया केबल को तो ब्रेक हो जाएगी। इफ इट कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, आपने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में जो है वो कट कर दिया, हाउ मच ईदर पार्ट कैन बी स्ट्रेच विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि कितनी हमारे पास जो है वो स्ट्रेच होनी चाहिए एक पार्ट। तो बहुत देखें सिंपल सा हमारे पास ये एमसीक्यू है, 25 मीटर, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर और 0.5 मीटर। तो देखें हमारे पास जब कंप्लीट केबल थी तो उस टाइम इसका हमारे पास स्ट्रेच रेट क्या था, 2 मिलीमीटर, यानी कि 2 मिलीमीटर ज्यादा अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगी। तो अगर आप इसको कर देंगे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, तो इसका हमारे पास जो ब्रेक लिमिट है वो कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर हो जाएगा। सिंपल, क्योंकि आप जो है वो पहले 2 था, कंबाइंड इफेक्ट था, फिर आपने हाफ कर दिया तो आधा एक पार्ट का हो जाएगा और आधा दूसरे पार्ट का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर यही डिफाइन करें दैट बिफोर कटिंग द केबल इट विल ब्रेक इफ स्ट्रेच बाय मोर देन 2 मिलीमीटर। If we cut the cable in 2 equal parts, then a single part will break if stretched by more than 1 millimeter। इसका बहुत लंबा हमारे पास जो है सोल्यूशन भी है, लेकिन एमसीक्यू में जो है वो अगर कॉमन सेंस को भी इस्तेमाल करें तो हमारे पास इजीली इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन हमारे पास जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज 1 मिलीमीटर। ठीक, ये हो गया हमारे पास एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 16। इंशाल्लाह जल्दी हम लोग इस चैप्टर के ऊपर आगे की वर्किंग करेंगे। अपने दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।